हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास +1 11th क्लास की जो अकाउंटिंग है उसका चैप्टर नंबर 2 करवाने जा रहा हूँ, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बच्चों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या इस चैप्टर को करवाने से पहले मैं एक बार आपको ये बताना चाहता हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस बोर्ड में हो, CBSE बोर्ड में हो या किसी स्टेट बोर्ड में हो। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वही की वही रहेंगी, अकाउंटिंग तो वही रहती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। और जहाँ तक मुझे याद है या पता है, सिलेबस भी आलमोस्ट सभी बोर्ड्स का सेम है। तो आई डोंट थिंक कि कोई इसमें ऐसी डिस्क्रिमिनेशन या कोई ऐसी चीज़ है कि मैं सिर्फ ये वीडियोस CBSE वालों के लिए बना रहा हूँ या किसी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए बना रहा हूँ। बच्चों, ये मैं अकाउंटिंग की वीडियोस बना रहा हूँ जो सबके लिए इक्वली उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। अकाउंटिंग जो फर्स्ट स्टेज पे कर रहे हैं, मतलब जो क्लास +1 में जिन्होंने अकाउंटिंग शुरू की है। सीनियर स्टूडेंट्स या वो बच्चे जो किसी और स्ट्रीम से आए हैं और वो अकाउंट्स को करना चाहते हैं, अपनी क्लासेस में समझना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक बार याद दिला दूं आपको, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो सबसे पहले जो अकाउंटिंग टर्म है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। सो द बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एक वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट एंटर्ड इनटू बिटवीन टू पार्टीज, जो एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या एक वो इवेंट जो दो पार्टीज के बीच में हुई है एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी गई है। इट इज़ अ फाइनेंशियल इवेंट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। एक वो फाइनेंशियल इवेंट है जो मनी में कन्वर्ट की जा सकती है या एक्सप्रेस की जा सकती है, रुपीज़ में लिखी जा सकती है। अगर इंडिया की हम बात करें, दैट ब्रिंग्स चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज, और जो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज को चेंज करे। मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या हो गया? एक वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इवेंट है जो दो पार्टीज से के बीच में हैपन हुई है और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड है। ठीक है जी। दूसरा, इट इज़ अ फाइनेंशियल इवेंट, ये एक वो फाइनेंशियल इवेंट है जो मनी में एक्सप्रेस की जा सकती है एट दैट ब्रिंग्स चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, और जिससे फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन अफेक्ट होगी या चेंज होगी। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड टर्म, सेकंड टर्म है अकाउंट इज एन समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। अकाउंट क्या चीज़ है बेटे? जिसको हम हिंदी में खाता भी बोलते हैं। मेरा खाता दिखाओ, ये खाते में कितने पैसे हैं, ठीक है, तो वो खाता मतलब अकाउंट। अकाउंट इज ए समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस, relating to a particular head at one place. It records not only amount of transaction but also their effect and direction. तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे राम के खाते में सिर्फ राम की एंट्रीज है, श्याम के खाते में श्याम की एंट्रीज है, कैश के अकाउंट में कैश की एंट्रीज है, फर्नीचर के अकाउंट में फर्नीचर की एंट्रीज हैं। सो समराइज रिकॉर्ड क्या है? वो सारी ट्रांजैक्शन जो एक व्यक्ति या एक हेड में हुई हैं, एक जगह पे ही हम उसको लिखेंगे। जैसे राम की सारी ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर अकाउंट राम का बनेगा और उसी में रिकॉर्ड होंगी। और इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली अमाउंट, ये सिर्फ पैसे नहीं रिकॉर्ड करता, ये उसका इफेक्ट कि डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, और पैसा बैलेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट क्या है बच्चों? नंबर 3 पॉइंट है हमारे पास कैपिटल। ये तो आप सबको पता होगा, ये तो इसके लिए कोई भी सरप्राइजिंग फैक्ट नहीं है कि कैपिटल क्या होती है। बच्चों, कैपिटल होती है पूंजी, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर्स, जो प्रोप्राइटर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। ठीक है बच्चों, वो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। सो कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर्स इन द बिजनेस। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। ये मनी या मनी वर्थ में हो सकता है, मतलब वो कैश भी ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, वो क्या होता है? वो कैश भी ला सकते हैं, वो कैश भी ला सकते हैं, और कैश के बराबर की कोई चीज़ जैसे स्टॉक ले आए, फर्नीचर ले आए, बिल्डिंग ले आए, वो भी कैपिटल का फॉर्म ही होता है। ओके, इट इज़ बीइंग ट्रीटेड एज लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस में लाइबिलिटी के रूप में ट्रीट किया जाता है। एंड कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ऑनर्स इक्विटी और नेटवर्थ, और कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? ऑनर की इक्विटी और नेटवर्थ बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग्स। सो ड्राइंग्स क्या होती है बच्चों? ड्राइंग्स इज द अमाउंट विदड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़, जो उसकी पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को विदड्रॉ किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ड्राइंग्स। ठीक है, जो अपनी
पर्सनल यूज़ के लिए वो गुड्स को या अमाउंट को विड्रॉ करता है। अब गुड्स कौन सी विड्रॉ करता है? गुड्स मतलब जैसे मान लो उसका गारमेंट्स का काम है और वो अपने यूज़ के लिए कोई टी शर्ट्स अपनी ही दुकान से ले रहा है, तो वो उसकी ड्राइंग्स मानी जाएगी अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए है। गुड्स सो टेकन बाय प्रोप्राइटर आर वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट, और वो हमेशा परचेज कॉस्ट पे ही लिखी जाएगी, सेलिंग प्राइस पे नहीं लिखी जाएगी। सो ड्राइंग रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ऑनर्स। ड्राइंग्स क्या होती है? और ऑनर्स की इन्वेस्टमेंट को कम कर देता है, ठीक है जी, कैपिटल कम हो जाती है इससे, जितना वो ड्राइंग ज़्यादा करता जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ड्राइंग के बाद लाइबिलिटी की बात करते हैं। बच्चों लाइबिलिटी क्या होती है? देनदारी। सो इट इज़ द अमाउंट ओड बाय द बिजनेस, मतलब जो पैसा फर्म ने आउटसाइडर्स को, या मतलब देनदारों को देना है, आउटसाइडर नहीं, देनदारों को देना है, वो क्या हो गया? लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी आगे दो तरह की हो सकती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल क्या होती है? इंटरनल जो ऑनर है, वो मैंने आपको पहले बताया कि कैपिटल क्या होती है, कैपिटल लाइबिलिटी होती है, और जो इंटरनल कैपिटल ऑफ द ऑनर को देनी होती है वो इंटरनल लाइबिलिटी है। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब जो आउटसाइड ऑफ द बिजनेस के बंदे हैं, फॉर एग्जांपल वो नॉन करंट भी हो सकती है और करंट भी हो सकती है। ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी के ये दो पार्ट हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। बच्चों टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर, जो कि 1 साल के बाद पे करनी है, वो क्या हो जाएगा? नॉन करंट लाइबिलिटी। बहुत सिंपल लैंग्वेज या टर्मिनोलॉजी मैंने यूज़ की है ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए समझने में, ठीक है। और करंट लाइबिलिटी क्या होती है? टू बी रीपेड विद इन 1 ईयर। मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आगे दो तरह की होगी, टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर वो नॉन करंट है, और टू बी पेड विद इन 1 ईयर 12 महीने के अंदर या 1 साल के भीतर या 365 दिन के बीच में अगर आपने पे करनी है, विद इन 365 डेज पे करनी है, या लीप ईयर में 366 डेज में पे करनी है, तो वो क्या आ जाएगा? करंट लाइबिलिटी, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद कंटिंजेंट लाइबिलिटी, ये एक अनदर फॉर्म है लाइबिलिटी की। इट मे और मे नॉट अराइज ड्यू टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन लाइक पेंडिंग लीगल केसेस नॉट टू बी शोन इन बैलेंस शीट, और ये लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में शो नहीं होती। बच्चों ये जैसे किसी ने हमारे ऊपर केस किया हुआ है, अगर वो हम लीगल केस हारेंगे तभी वो लाइबिलिटी जनरेट होगी, अराइज होगी, अदरवाइज वो पैसा नहीं देना होता। तो ये एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती है जिसका पे करना या पे नहीं करना निर्भर करता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे, ठीक है बच्चों। तो आप इसको अच्छे तरीके से अपने नोट्स बना लीजिए, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है। लाइबिलिटी देनदारी होगी। लाइबिलिटी अब 3 तरह की मैंने आपको बताया, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल, एक कंटिंजेंट। इंटरनल जो मालिकों के प्रति है बिजनेस की देनदारी, और एक्सटर्नल आगे फिर 2 सब हेड बन जाएंगे, एक नॉन करंट और करंट। नॉन करंट क्या होता है? टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर, और करंट क्या होता है? टू बी रीपेड विद इन 1 ईयर। और कंटिंजेंट लाइबिलिटी मे और मे नॉट अराइज ड्यू टू पर्टिकुलर सिचुएशन लाइक पेंडिंग लीगल केसेस नॉट शोन इन बैलेंस शीट, ठीक है बच्चों। चलो जी अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बच्चों? आगे है हमारे पास एसेट्स। तो एसेट्स की अगर बात करें, एसेट्स को हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो, या सिंपल वर्ड एक जो इसका हिंदी का मतलब है वो है संपत्ति। सो एसेट एक वो प्रॉपर्टी है ओन्ड बाय द बिजनेस, ओन्ड OWNED, जिसपे मालिकाना हक है बिजनेस का, टू विच मनी वैल्यू कैन बी अटैच, जिसकी कोई मनी वैल्यू भी है। इन अदर वर्ड्स एनीथिंग विच विल इनेबल द फर्म टू गेट कैश और अ बेनिफिट इन फ्यूचर इज एन एसेट, ठीक है। एनीथिंग विच इनेबल द फर्म टू गेट कैश, जो फर्म को कैश लेने में मदद करती है या और पैसा कमाने में मदद करती है, ठीक है, वो क्या होती है? एसेट। एसेट के आगे 3 टाइप्स हैं। पहला है नॉन करंट एसेट, दूसरा है करंट एसेट, और फिर फिक्टिशियस एसेट। चलिए एक एक करके बात करते हैं। नॉन करंट एसेट जैसे कि नाम से पता चला है, विच आर हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, जिसको हम खरीदते ही 1 से ज़्यादा साल के लिए। टेंजिबल एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है बच्चों। और उसके बाद क्या बच्चों? इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स क्या हैं? विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एटसेट्रा, ठीक है बच्चों। तो इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी है? जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसको आप टच करके नहीं देख सकते, ठीक है। फिजिकली हम उसकी एग्जिस्टेंस को नहीं महसूस कर सकते, लेकिन उसकी वैल्यू है, वो है गुडविल, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स। और उसके बाद करंट एसेट्स। करंट एसेट्स बच्चों क्या होती हैं? विच आर हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्टिंग दैम इनटू कैश, जिसको कि हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। और वो कौन सी हो सकती हैं बच्चों? स्टॉक, डेटर्स, बिल, रिसीवेबल एटसेट्रा, ठीक है। तो ये वो एसेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक के हमारे पास नहीं रहती, वो विद इन 1 ईयर हम उसको कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम फिक्टिशियस एसेट्स की तरफ। बच्चों फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं? नीदर टेंजिबल नॉर इंटेंजिबल, ना ही वो टेंजिबल है ना ही इंटेंजिबल। दीज आर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब वो एक्सपेंडिचर जो हमने एक साथ पे कर दिया है, लेकिन उसको आने वाले 2 या 3 साल से ज़्यादा के पीरियड में हम इसको शो करेंगे। पैसा आज ही पे कर दिया है, लेकिन इसका बेनिफिट हमें नेक्स्ट 2 या 3 ईयर्स से ज़्यादा भी लेना हो सकता है। तो वो कौन से हो सकते हैं बेटे खर्चे? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट या दूसरा डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है बच्चों, तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट बच्चों एक वो अकाउंट होता है, वो खर्चा होता है जो हमने एक पे तो कर दिया, लेकिन हमारी एडवर्टीजमेंट 2 या 3 साल चलेगी, तो वो खर्चा भी हम 2 या 3 सालों में बांट देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। रसीट क्या होती है? रसीट को अगर हम सिंपल वर्ड में बोलें, एक शब्द में बताऊं हिंदी में, तो उसका मतलब प्राप्ति। सो इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड, कि ये वो अमाउंट रिसीव्ड है या रिसीवेबल है फॉर सेलिंग गुड्स। गुड्स को बेचने के लिए सिर्फ जो आता है एसेट्स को बेच के आता है या सर्विसेज को बेच के आता है। मतलब कोई भी पैसा जो फर्म में आता है, चाहे वो एसेट बेच के आए, गुड्स बेच के आए या सर्विसेज बेच के आए। ठीक है, तो रसीट आगे 2 तरह की हो गई। तो रसीट भी 2 तरह की हैं बच्चों, एक है रेवेन्यू रसीट, ऊपर से दूसरा कैपिटल रसीट। तो बच्चों रेवेन्यू रसीट क्या है? रेवेन्यू रसीट अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द फॉर्म नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में दिखाई जाती है, रिसीव की जाती है, वो क्या होता है? रेवेन्यू रसीट। जैसे बाय सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें बिजनेस डील करता है, वो गुड्स या सर्विसेज को बेच के जो पैसा आएगा वो रेवेन्यू रसीट है। कैपिटल रसीट है अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो पैसा फिक्स्ड एसेट्स को बेच के आएगा और नॉन रूटीन आइटम्स को बेच के आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल रसीट। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों कॉस्ट की तरफ। कॉस्ट क्या होता है बच्चों? कॉस्ट आ गया हमारा, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। ठीक है, वो खर्चा जो हमने किया है किसी एक स्पेसिफिक आर्टिकल के लिए, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या किसी एक्टिविटी के लिए। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास? एक्सपेंडिचर। सो एक्सपेंडिचर क्या चीज़ है बेटा? एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इंकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स। सो बच्चों हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर वो एक अमाउंट है जो स्पेंड किया है, लायबिलिटी इंकर करी है फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। एक्सपेंडिचर में भी कैटेगराइज वो 2-3 तरीक़ों से हो सकता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और आपके लिए कर दूं, ये आपको और सिंपल समझ आ जाएगा कि ये 3 हिस्सों में हो गया बच्चों। ये देखो हमारे पास एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द एन एक्सपेंडिचर इंकर टू एक्वायर एसेट्स, जो एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, हासिल करने के लिए, खरीदने के लिए हम पैसा खर्च करते हैं, और इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स विच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। तो वो क्या हो गया? एसेट्स। बच्चों अब आ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इंकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड विद इन अकाउंटिंग पीरियड, जिसका बेनिफिट उसी अकाउंटिंग पीरियड में ही हमें मिलता है। ठीक है, वो उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंसेस। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बच्चों हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये एक वो एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, बट मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर में हमने उसको ट्रीट करना होता है, और ये एक एसेट के फॉर्म में ट्रीट होता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सपेंस। सो बच्चों एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस इज द कॉस्ट इंकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। एक्सपेंस वो चीज़ है जो हमने इनकम को जनरेट करने के लिए खर्चा किया है, जिसका मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑफ इनपुट एंड रिसोर्सेज कंज्यूम, जो कि हमने एक्सपेंस एक तरह से वो क्या हो गया? मॉनेटरी मेजर, ठीक है, ऑफ इनपुट, जितने इनपुट हमने यूज़ किए हैं रिसोर्सेज को कंज्यूम करने के लिए। ठीक है जी, और उसके आगे कौन से एक्सपेंसेस की टाइप है? एक है प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस कौन से होते हैं बच्चों? ये देखो प्रीपेड एक्सपेंस है, और उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस दैट हैज बीन पेड इन एडवांस, जो हमने एडवांस में पे करे हैं, एंड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी अचीवेबल इन द फॉलोइंग ईयर्स, और जिसका बेनिफिट आने वाले समय में हमें मिलना है। जैसे रेंट पेड इन एडवांस, इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम एन एक्सपेंस एंड शोन इन एज एन एसेट। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है?
इट इज़ एन एक्सपेंस दैट हैज़ बीन इंकर्ड, जो इंकर किया है बट हैज़ नॉट बीन पेड, जो अभी पे नहीं किया। इट इज़ एडेड विद इन द मेन एक्सपेंस, ये मेन एक्सपेंस में ऐड कर देंगे। एंड ऑल्सो शोन एज लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी के फॉर्म में शो करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इनकम एंड प्रॉफिट, या इनकम या प्रॉफिट। तो इनकम का मतलब क्या होता है बच्चों? इनकम इज द प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग अ पीरियड, जो भी इनकम हमने या वो प्रॉफिट है जो हमने प्रॉफिट के फॉर्म में अर्न किया है, उस वो सारा साल जो अर्न किया है। इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, ये रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंट होता है। तो इसको फॉर्मूले से समझना ज़्यादा ईजी है। तो ये इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। और प्रॉफिट को हम फर्दर क्लासीफाई किस में कर सकते हैं बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट में या नेट प्रॉफिट में। तो बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और नेट प्रॉफिट क्या होता है? जीपी माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। गेन क्या होता है? सो बच्चों गेन इज ए प्रॉफिट ऑफ इररेगुलर नेचर, ये वो प्रॉफिट है जो इररेगुलर नेचर का होता है। इट इज़ ए प्रॉफिट दैट अराइजेज फ्रॉम द ट्रांजैक्शन, वो उन ट्रांजैक्शन से अराइज होता है विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस, जो इन बिजनेस से इंसिडेंटल है, सच एज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है बच्चों, चलिए फिक्स्ड एसेट्स को बेच के, क्योंकि ये रूटीन में नहीं बेची जाती, लॉस। सो लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू। ठीक है, विच में अराइज फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज। मतलब जब आपका खर्चा आपकी इनकम से बढ़ जाए, आपकी रेवेन्यू से बढ़ जाए, खर्चा आपका रेवेन्यू से बढ़ जाए, उसको क्या बोलेंगे? लॉस। ठीक है बॉस, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब परचेजेस, परचेजेस क्या होती हैं? परचेजेस वो गुड्स होती हैं, आर आर्टिकल, गुड्स आर आर्टिकल्स विच आर बॉट, गुड्स और ओ आर लिखना था, ओ आर। ठीक है बच्चों, चलो गुड्स और आर्टिकल, गुड्स और आर्टिकल विच आर ब्रॉट फॉर रीसेल, जो खरीदी जाती हैं रीसेल करने के लिए, रीसेल करने के लिए खरीदी जाती हैं। ठीक है जी, इन बिजनेस इज टर्म्ड एज परचेजेस। इट इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेजेस, ये बोथ कैश या क्रेडिट परचेजेस हो सकती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे परचेज रिटर्न की। सो परचेज रिटर्न क्या है? गुड्स परचेज्ड मे बी रिटर्न्ड टू द सेलर फॉर एनी रीज़न, किसी भी एक रीज़न से आपको जो सामान खरीदा हुआ अगर वो वापस कर रहे हो अपने सेलर को, ठीक है, इट मे नॉट बी एज पर ऑर्डर, ये ऑर्डर से नहीं हो सकता, यहाँ तो हो सकता है कि ये जो ऑर्डर दिया था उसके अकॉर्डिंगली नहीं आया या कोई डिफेक्ट हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। बच्चों परचेज और परचेज रिटर्न को इकट्ठा समझने की कोशिश करिए। परचेज क्या होता है? वो गुड्स हम लिखते हैं या वो आर्टिकल जो हमने खरीदे हैं रीसेल के लिए, जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है, वो परचेज हो गया। और यदि सामान आपने जो खरीदा है, जिसको हम गुड्स बोल रहे हैं, वो जो सामान खरीदा, यदि आप अपने उसको जिसे खरीदा है सेलर को वापस करते हो, जिसने आपको बेचा है उसको वापस करते हो ड्यू टू वेरियस रीजंस, कोई भी रीज़न हो सकता है कि आपने जो मंगवाया वो एज पर ऑर्डर नहीं आया या डिफेक्टिव सामान निकला तो आपने वापस कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न। तो इसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद है सेल्स। तो बच्चों सेल्स की बात करेंगे। द टर्म सेल इज एसोसिएटेड विद द गुड्स इन विच बिजनेस डील्स। ठीक है, सेल्स वो क्या हो गया? इज एसोसिएटेड विद द, वो गुड्स बेच के जिसमें बिजनेस डील करता है, ठीक है, उसको बेचने को हम क्या बोलेंगे? सेल्स। दीज इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स, इसमें बोथ कैश या क्रेडिट सेल इसमें आती है। और सेल रिटर्न क्या होता है? गुड्स व्हेन रिटर्न्ड बाय कस्टमर, जब आपका कस्टमर आपको सामान वापस करता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, वो भी अगर आपका सामान भेजा हुआ डिफेक्टिव निकले या जो उसने ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर आप नहीं भेजा आपने, तो आपका सामान वापस आएगा। और उसका दूसरा नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिटर्न इनवर्ड। ये वापस आ रहा है ना, तो ये इनवर्ड। परचेज रिटर्न क्या था बच्चों? परचेज रिटर्न तो रिटर्न आउटवर्ड कहलाया था। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से का है वो स्टॉक या इन्वेंट्री। बच्चों स्टॉक या इन्वेंट्री एक ही वो टेंजिबल एसेट है, ठीक है, हेल्ड फॉर बाय एंटरप्राइज फॉर द पर्पज ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मेंट फॉर रीसेल। मतलब ये वो टेंजिबल एसेट्स है जो हमने खरीदी हैं बेचने के लिए, जो कि हमारा काम है, जिसमें बिजनेस डील करता है। या यूँ कह लीजिए कि हमने इसलिए खरीदी है क्योंकि उसमें अभी प्रोडक्शन करने के बाद हमने उसको रीसेल करना है।
और उसको आगे इलेबोरेट कैसे किया जा सकता है? 3 तरीकों में। एक आ गया आपके पास यहाँ पे रॉ मटेरियल, दूसरा आ गया वर्क इन प्रोसेस या प्रोग्रेस, ठीक है, जिसको कि हम WIP भी बोलते हैं, और फिनिश गुड्स, ठीक है जी। रॉ मटेरियल क्या है? यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग। नेचुरली आपने कच्चा माल खरीदा, जैसे कच्चे आलू खरीदे मतलब कच्चा माल, आलू खरीदे चिप्स बनाने के लिए, टमाटर खरीदे सॉस बनाने के लिए, केचप बनाने के लिए, वर्क इन प्रोग्रेस। और यदि अभी वो पूरी तरह बन के बिकने को तैयार नहीं है एक पर्टिकुलर डेट तक, तो वो क्या हो गया? वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद क्या है? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स क्या है? रेडी फॉर सेल इन द मार्केट, जो मार्केट में सेल करने के लिए रेडी हैं। ऑल द स्टॉक्स में बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो स्टॉक सारे ओपनिंग या क्लोजिंग हो सकते हैं। द टर्म स्टॉक इज यूज्ड इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, और जो वर्ड स्टॉक है बच्चों वो हम ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, और इन्वेंट्री हम कहाँ यूज़ करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, ठीक है बच्चों। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। गुड्स। सो गुड्स दीज आर फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड। इट इज़ अप्लाइड टू ऑल द आइटम्स मेंट फॉर परचेज और रीसेल। इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड। तो गुड्स क्या हो गया? गुड्स वो एक फिजिकल आइटम्स हैं जो कि हम वर्ड यूज़ करते हैं परचेज या सेल के वक्त, जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है। इट इंक्लूड्स, हमारा जो स्टॉक है खरीदा हुआ वो भी गुड्स में ही, गुड्स भी वो भी गुड्स का पार्ट ही होता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वाउचर क्या होता है बच्चों? वाउचर एक एविडेंस है बिजनेस ट्रांजैक्शन का। फॉर एग्जांपल कैश मेमो, इनवॉइस या बिल, तो वो क्या हो गया बच्चों? वाउचर। अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्रेड रिसीवेबल। सो ट्रेड रिसीवेबल इट इज द अमाउंट रिसीवेबल फॉर द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ट्रेड रिसीवेबल इज ए सम टोटल ऑफ डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या है? एक वो सम टोटल है डेटर्स या बिल रिसीवेबल का, ठीक है। अब डेटर क्या हो आगे फिर? तो डेटर इज ए पर्सन हु ओज अमाउंट टू द एंटरप्राइज फॉर द क्रेडिट सेल। डेटर वो पर्सन हो गया जिसको फर्म ने उधार में सामान बेचा था और उसे पैसे अभी लेने रहते हैं। और बिल रिसीवेबल क्या? ये एक वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो डेटर हमारा एक्सेप्ट करता है कि वो एक पर्टिकुलर डेट को हमें पेमेंट कर देगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रेड पेबल की तरफ। बच्चों ट्रेड पेबल इज एन अमाउंट पेबल फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, जो अमाउंट हमने पे करना है फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सो ट्रेड पेबल इज अ सम टोटल ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाएगी क्रेडिटर्स कौन है बच्चों? क्रेडिटर्स कौन हो गए? क्रेडिटर्स हमारे पास वो पर्सन हो गया एंटरप्राइज के पास जिसको हमने पैसे देने हैं क्योंकि हमने उससे क्रेडिट सामान खरीदा था, ठीक है जी। और ये आगे बिल्स पेबल। तो बच्चों बिल्स पेबल क्या हुआ? बिल्स पेबल एक वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो कि क्रेडिटर एक्सेप्ट करता है, जो कि हमारा क्रेडिटर है और हमने एक्सेप्ट किया हुआ कि हम उसको एक पर्टिकुलर डेट को पैसा दे देंगे। सो बिल्स पेबल मीन्स अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय अ क्रेडिटर टू द एंटरप्राइज। जो हमारा क्रेडिटर है उसने हम पे ड्रॉ किया हुआ है टू पे द अमाउंट, ताकि हम उसको एक अमाउंट पर्टिकुलर डेट को दे सकें, ठीक है बच्चों। तो अब ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिस्काउंट। डिस्काउंट बच्चों क्या होता है? वो छूट होती है। सो डिस्काउंट क्या हो गया? व्हेन रिडक्शन इज अलाउड, जब कोई रिडक्शन अलाउ करते हैं प्राइसेस ऑफ द गुड्स में ऑफ द बिजनेस, इट इज नोन एज डिस्काउंट। इसको हम क्या बोलते हैं फिर? डिस्काउंट। सो टाइप्स ऑफ डिस्काउंट क्या हो गए? ट्रेड डिस्काउंट, इट इज रिबेट अलाउड बाय द सेलर ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल्स आर रिकॉर्डेड ऑफ नेट वैल्यू एज सो एज द परचेजेस। तो परचेजेस और यहाँ जो सेल होती है वो हम नेट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। मैं इसको आपको समझाता हूँ, सुनिए। ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा? ये तो डिस्काउंट समझ लगे ना कि एक तरह का ये रिडक्शन है, ये एक तरह का रिडक्शन है अलाउड इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स बाय द बिजनेस, इट इज़ नोन एज डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो जब बल्क में ये कोई सामान खरीदो तो अगर वो आपको कोई छूट दे दे MRP पे, रिटेल प्राइस पे, लिस्ट प्राइस पे, तो वो क्या हो गया? ट्रेड डिस्काउंट। ये सेल या परचेज दोनों पे दिया जा सकता है और ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद ही बिल बनेगा, ठीक है बच्चों। और उसके बाद क्या आ गया? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट एक वो छूट हो गई जो टाइमली पेमेंट करने के लिए कस्टमर को दी जाती है। और अगले बच्चों 2 पॉइंट जो है वो क्या है? डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड क्या चीज़ है बच्चों? डिस्काउंट अलाउड सेलर गिव्स टू बायर। सेलर किसको देता है? बायर को। और
डिस्काउंट रिसीव्ड, बायर रिसीव्स फ्रॉम सेलर, और बायर किससे लेता है? सेलर से। एक ही चीज़ है, डिस्काउंट अलाउड, एक व्यक्ति उसको जब अलाउ कर रहा है अपने सेलर को, अपने बायर को जो उससे सामान खरीद रहा है, तो वो डिस्काउंट अलाउड हो गया, और जिसको डिस्काउंट मिल रहा है उसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो मैंने आपको 23 हेड्स कराए हैं, उसके भी कुछ बीच में सब हेड्स हैं, ये कॉमन आइटम्स हैं जो सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है, इर्रिस्पेक्टिव कि आपकी बुक में कोई एक दो ज़्यादा हो सकता है या एक दो कम हो सकता है, लेकिन ये वो कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजी है जो आपके सिलेबस का पार्ट तो है ही है, आप सबको बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आई थिंक कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया। आई विश कि आप इसको देख के अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, और आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको समझने में और लिखने में, अपने नोट्स बनाने में, और ये आपके लिए बेस बन जाएगा आगे जाके प्रैक्टिकली अकाउंट्स को करने में। ठीक है बच्चों, मैं इसी के साथ इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। विशिंग यू गुड लक।